गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को शुरू करना है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहला विचारक प्लेटो, उससे हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। ये प्लेटो साहब हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये यूनानी पीरियड के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, सुकरात के शिष्य हैं ये। तो सोक्रेटिस के बारे में वैसे तो कोई लिखित ग्रंथ हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन सोक्रेटिस के बारे में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है या उनके बारे में जो भी जानने का अवसर मिलता है वो हमें प्लेटो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मिलता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सोक्रेटिस के बारे में बहुत कुछ बताया है, या उनके अध्ययन से सुकरात के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब भी कभी हम किसी भी थॉट को या किसी भी चिंतन को पढ़ें तो पहले हमें उस चिंतन की वस्तु स्थिति के बारे में जानना चाहिए। वस्तु स्थिति का मतलब यह है कि वो विचारक वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हम कभी भी किसी विचारक को पढ़ें तो उसका क्रस्क हमें पहले जान लेना चाहिए, या किसी भी ग्रंथ को पढ़ें तो उसका क्रस्क हमें पहले जान लेना चाहिए। जैसे ठीक वैसे ही जैसे हम संविधान को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना को पढ़ने से हमें पूरे संविधान का सार पता चल जाता है और हमारा एक व्यू बन जाता है कि ये विचारक किस दिशा की तरफ जा रहा होगा। इसी तरीके से प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा रिपब्लिक, उस रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है, वास्तव में प्लेटो क्या कहना चाहते हैं उसमें, उसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। रिपब्लिक की या प्लेटो की पुस्तक में कुछ भागों में इसको बांट करके हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर रिपब्लिक में उन्होंने किन उद्देश्यों को निर्धारित किया। रिपब्लिक का उद्देश्य क्या था, किस बात को रिपब्लिक के माध्यम से प्लेटो कहना चाहते थे, क्या किन स्थितियों को ये अपनाना चाह रहे थे। प्लेटो का पहला उद्देश्य था, या रिपब्लिक का पहला उद्देश्य था, ये बताना समाज को कि अच्छे मनुष्य और अच्छे जीवन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सबसे व्यापक समस्या है। पहली बात यहां अच्छा मनुष्य क्या है और अच्छा जीवन क्या है। इसको प्लेटो बताना चाहते हैं अपनी रिपब्लिक के माध्यम से। अच्छा मनुष्य और अच्छा जीवन कहां पाया जाता है, किस तरीके से हमें प्राप्त होगा। तो दूसरा प्रश्न या दूसरा लक्ष्य है इनका, अच्छा जीवन कहां संभव है। संभव है। ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए या जिनके संबंध में प्लेटो बताने का प्रयास करते हैं। रिपब्लिक का संपूर्ण ग्रंथ लगभग इसी में केंद्रित रहेगा कि एक अच्छा मनुष्य कैसे बना जा सकता है, या अच्छे मनुष्य को बनने के लिए राज्य कैसा होना चाहिए, कहां राज्य किस जगह पर अच्छा मनुष्य प्राप्त हो सकता है। रिपब्लिक को जब हमने पढ़ा और देखा कि इसमें क्या क्या स्थितियां हैं,
शुरुआती दौर में ही जब हमें ये बात पता चल जाती है कि वास्तव में संपूर्ण रिपब्लिक व्यक्ति के जीवन को अनुशीलन बनाना चाहता है या व्यक्ति के जीवन को बहुत ही परिष्कृत करना चाहता है, तो हम अपने जहन में ये बना करके चलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे रिपब्लिक व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का विकास करना चाहता है या व्यक्ति के अंदर ऐसे सद्गुणों का प्रस्फुटन करना चाहता है जो व्यक्ति को समाज के अनुकूल बना सके, या ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अपने मस्तिष्क को परिष्कृत कर सके। ये रिपब्लिक में बताने की चेष्टा की गई है या प्रयास किया गया है प्लेटो के द्वारा। इस रिपब्लिक में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें नजर आई जब रिपब्लिक को हमने पढ़ा। सबसे पहली बात तो यहां पर यह नजर आती है कि इस रिपब्लिक में समग्र मानव जीवन का दर्शन होता है, होलिस्टिक रूप में। जैसे आप देखिए, कई बार हम लोग कहते रहते हैं कि ये व्यक्ति डॉक्टर है, ये व्यक्ति इंजीनियर है, ये व्यक्ति टीचर है, या हम उस व्यक्ति के एक डायमेंशन को जानने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई पुस्तक लिखते हैं या कोई ग्रंथ लिखते हैं तो महज ट्रीटीज होता है, वो किसी भी विषय के एक आयाम के बारे में बात कर रहा होता है या किसी मनुष्य के संपूर्ण जीवन के एक अंश मात्र की चर्चा कर रहा होता है। जैसे आप देखिए, अगर आप राजनीति विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें देखेंगे तो वो सिर्फ राजनीति के बारे में बातें कर रही होंगी या राजनीति के बारे में ही आपको सैद्धांतिक या व्यवहारिक अध्ययन करवा रही होंगी। अगर आप अर्थशास्त्र की किसी पुस्तक को उठाएंगे तो आपको आर्थिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी दे रही होती। इसी तरीके से विज्ञान की कोई अन्य पुस्तक आप लेंगे तो वो एक आयाम के बारे में। लेकिन प्लेटो की रिपब्लिक मनुष्य के समग्र जीवन दर्शन के बारे में बातें करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो का रिपब्लिक कोई प्रबंध ग्रंथ नहीं है, कोई मैनेजरियल बुक नहीं है जिसको पढ़ करके आप किसी एक क्षेत्र में या किसी विशिष्ट आयाम को प्राप्त कर सकें या विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, बल्कि प्लेटो की रिपब्लिक एक मल्टी डायमेंशनल है। इसमें आप देखेंगे तो राजनीति विज्ञान के बारे में भी व्यक्ति के समावेश को दिखाते हुए नजर आएगा। प्लेटो चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी बातें करता हुआ नजर आएगा। प्लेटो अर्थशास्त्र की बात भी कर रहा होगा। प्लेटो समाज के अनुशीलनता की बात भी कर रहा होगा। ऐसा कोई पहलू नहीं है व्यक्ति का जिसे रिपब्लिक ने अनछुआ छोड़ा हो या जिसे रिपब्लिक ने छुआ ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक समग्र मानव जीवन का दर्शन है। मनुष्य के संपूर्ण आयामों के बारे में ये चर्चा करती है। अब बात आती है कि संपूर्ण आयामों के बारे में चर्चा करने वाला तो एक ही व्यक्ति है और वो है प्लेटो। स्वभावतः प्लेटो का अपना ओपिनियन तो उसमें नजर आएगा ही आएगा, इसको देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये संपूर्ण मानव जीवन के बारे में बात करता है। दूसरी बात जो प्लेटो के रिपब्लिक में बताई गई वो है राज्य के लिए शुभ और मानव के लिए शुभ क्या है। इस प्रश्न के बारे में चर्चा की गई है। कौन सी चीजों को हम मानेंगे कि ये राज्य के लिए शुभ है या क्या मानव के लिए शुभ है। नगर राज्य उस समय पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो जब पैदा हुआ था तो सिटी स्टेट थे। सिटी स्टेट का मतलब होता है एक शहर ही राज्य है। स्वभावतः जिनकी जनसंख्या, जिनका भूभाग बहुत छोटा होता था। इनफैक्ट खुद प्लेटो ने ही 5040 की जनसंख्या के एक नगर राज्य की कल्पना करी है
कि एक नगर राज्य में 5040 तक की जनसंख्या होगी। अब 5040 का नंबर फिक्स कर देना ये उनकी ज्यामितीय श्रेष्ठता को सिद्ध करता है कि प्लेटो एक ज्यामिति में बहुत बड़े विद्वान थे। किस तरीके से उन्होंने आकलन लगा करके 540 की संख्या को निर्धारित किया होगा, इसके संबंध में विचार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्लेटो के जो विचार राज्य से संबंधित हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ बात आती है कि राज्य के लिए शुभ और मानव के लिए शुभ कोई अलग विचार नहीं है। जो राज्य के लिए शुभ है वही मानव के लिए शुभ है। और प्लेटो की यही अवधारणा आगे चल करके ये स्पष्ट कर देती है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। बड़े रूप में हम जिसे राज्य कहते हैं, वास्तव में सूक्ष्म रूप में वही व्यक्ति है। या राज्य व्यापक होकर के विशाल, या व्यक्ति व्यापक और विशाल होकर के राज्य बन जाता है। तो जो व्यक्ति के लिए शुभ होगा वही राज्य के लिए भी शुभ होगा। अगर व्यक्ति स्वयं को परिष्कृत करेगा और राज्य में पाए जाने वाले सभी व्यक्ति अगर स्वयं को परिष्कृत करेंगे तो स्वभावतः राज्य भी परिष्कृत हो जाएगा। अगर आज के व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हमसे अगर कोई विदेशों में जाकर के पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम बताते हैं कि साहब हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो उसके जहन में स्वभावतः एक बात कौंध जाती है, और वो बात यह होती है कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान का रहने वाला है तो इसके जहन में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना होगी। इस व्यक्ति के अंदर पीसफुल कोऑपरेशन की भावना निहित है। ऐसा उसने कैसे जाना? कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से अभिभूत हो, लेकिन चूंकि संपूर्ण राज्य का आधार ही हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, बुद्ध की संकल्पनाओं पर आधारित हमारा हिंदुस्तान संचालित होता है, और ये परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय की पहचान दुनिया में एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व धारण करने वाले नागरिक के रूप में जानी जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के हैं। लेकिन पहचान क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई कि हम हिंदुस्तानी पीसफुल कोऑपरेशन के बारे में विश्वास रखते हैं। तो ये आइडेंटिटी कैसे बनी हिंदुस्तान की? व्यक्ति की आइडेंटिटी से हिंदुस्तान की आइडेंटिटी बनी, और हिंदुस्तान की आज आइडेंटिटी बन गई है तो वही पहचान हमारी विश्व में हो रही है। तो प्लेटो की रिपब्लिक ने ये बताया हमें कि राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में राज्य ही बड़े रूप में, छोटे रूप में व्यक्ति है, और व्यक्ति ही बड़े रूप में राज्य है। इन दोनों के लिए शुभ है एक है, शुभ एक है। अब वो शुभ एक क्या है, यही उस राज्य की पहचान है। रिपब्लिक में यह बताने का प्रयास किया गया है। तीसरी बात अगर हम देखें तो नगर राज्य में व्यक्ति की श्रेष्ठता राज्य की श्रेष्ठता पर आधारित है। इसकी दूसरी विशेषता से ही तीसरी विशेषता निकल करके आती है कि एक सिटी स्टेट नगर राज्य में अगर व्यक्ति श्रेष्ठ है तो स्वभावतः राज्य श्रेष्ठ होगा। जैसे आप देखिए, प्लेटो बड़े अक्षरों का सिद्धांत देता है। बड़े अक्षरों का सिद्धांत का आशय यह है कि हम जब किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं और हम पेज पलटाते हैं तो सबसे पहले हमें उस पेज में क्या नजर आता है? जो पैराग्राफ हम पढ़ने वाले होते हैं उसकी हेडिंग नजर आती है, क्योंकि उसके अक्षर कैसे हैं? बड़े। और
एक समझदार व्यक्ति उस हेडिंग को देख करके ही ये जान लेता है कि इसके अंदर लिखी गई सामग्री क्या होगी। जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो हेडिंग होगी उसको देख करके हमें एक मोटा मोटी ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि इसके अंदर किसके बारे में लिखा होगा, किस तरीके के विचार इसके अंदर होंगे। अब हम उस हेडिंग को जान करके ही उसके बारे में जान लें, यह हमारी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस विषय वस्तु के संबंध में कितना जानते हैं। तो आप देखिए कि जो राज्य श्रेष्ठ होगा उस राज्य का नागरिक भी श्रेष्ठ होगा। यह रिपब्लिक में स्पष्ट किया गया है कि श्रेष्ठ राज्य में ही श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ नागरिक का जन्म होता है या श्रेष्ठ नागरिक का विकास होता है। चौथी बात आप देखिए कि आदर्श राज्य की प्लेटो ने कल्पना की है। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में आदर्श राज्य, हालांकि आदर्श राज्य क्या होता है इसके संबंध में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात आदर्श राज्य के बारे में जान ली जाए। ऐसा राज्य जहां बुद्धि का शासन होता है, बतौर प्लेटो ऐसा राज्य जहां बुद्धि का शासन होता है और बुद्धि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होता है, स्वतंत्र, यहां तक कि एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म की बात करता है प्लेटो। एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म मतलब प्रबुद्ध निरंकुशता। जो बुद्धि परिपूर्ण है, समग्र है, सद्गुण है, उस बुद्धि के ऊपर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, इंद्रियों का कोई निर्बंधन नहीं होना चाहिए। उस बुद्धि के ऊपर समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उस बुद्धि के ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसी बुद्धि को निरंकुश तरीके से शासन करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में एनलाइटेंड है। तो प्लेटो ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जहां निरपेक्ष बुद्धि का शासन होता है। हालांकि जब प्लेटो को यह आभास हो जाता है कि निरपेक्ष बुद्धि की विद्यमानता बहुत ही जटिल है, तो आगे चल करके वो अपने रिपब्लिक में ही इस बात का मैसेज दे देता है, इस बात का संदेश दे देता है कि जिस आदर्श राज्य की कल्पना मैंने की है वास्तव में वो हमेशा ही आदर्श रहने वाला है, लेकिन फिर भी ये अपूर्ण के लिए पूर्ण होगा, अपूर्ण के लिए आधार होगा। जैसे आप देखें, हम किसी भी वस्तु के बारे में पूरी तरीके से नहीं पहचान पाते हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाते हैं, लेकिन कुछ जान पाते हैं। हमारी बुद्धि उतनी प्रखर है जितना हम उसके बारे में जान पाते हैं। हमसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी होगा वो उसके बारे में कुछ ज्यादा जानेगा, कुछ और ज्यादा बुद्धिजीवी होगा उसके बारे में कुछ और ज्यादा जानेगा। जैसे आजकल स्मार्टफोन आते हैं, तो स्मार्टफोन को चलाने के लिए हर व्यक्ति खरीद लेता है कि साहब हम स्मार्टफोन चलाएंगे, लेकिन कितने व्यक्ति उस स्मार्टफोन को चलाना या उस स्मार्टफोन का पूर्ण प्रयोग करना जानते हैं? कुछ थोड़ा कम, कुछ उससे ज्यादा, कुछ उससे ज्यादा। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना परिष्कृत होता चले जाएगा वो उसके बारे में ज्यादा जानना शुरू होगा। तो आदर्श राज्य वह आदर्श है जब एक व्यवहारिक राज्य उसकी तुलना अपने आप से करेगा तो स्वभावतः वो आदर्श राज्य की ओर जाएगा। इसलिए आदर्श राज्य जिसकी कल्पना प्लेटो ने करी है उसको प्राप्त करने की चेष्टा ये व्यवहारिक राज्यों के द्वारा की जाएगी। इसीलिए वो व्यवहारिक राज्यों का उल्लेख भी करता है। आगे चल करके वो लॉज स्टेट्समैन जैसे ग्रंथ लिखता है जिसमें वो व्यवहारिक राज्य में कानून के शासन को भी स्वीकार कर लेता है। हालांकि रिपब्लिक में प्लेटो कानून के शासन को स्वीकार नहीं करता है। तो चौथी विशेषता में आप देख सकते हैं कि प्लेटो आदर्श राज्य की एक कल्पना करता है और ऐसे ही आदर्श राज्य में प्रबुद्ध का शासन होता है, सद्गुण का शासन होता है।
चौथी बात अगर हम करें तो प्लेटो का जो ग्रंथ है, पांचवी बात, वो संवाद के रूप में लिखा गया है, इसलिए प्लेटो की रिपब्लिक बहुत ही व्यापक ग्रंथ हो जाता है, बड़ा डायलॉग मेथड का प्रयोग किया गया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद सोक्रेटिस डायलॉग मेथड का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान था और प्लेटो उसका शिष्य था। तो रिपब्लिक भी द्वंद्वात्मक पद्धति से लिखा गया ग्रंथ है जिसमें वाद प्रतिवाद का उल्लेख किया जाता है, और जिस ग्रंथ में वाद और प्रतिवाद का उल्लेख होगा वो स्वभावतः व्यापक ग्रंथ हो जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे फिल्म होती है तो फिल्म का जो वास्तुकार होता है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, वो डायलॉग्स लिखता है, और डायलॉग्स में इमोशन, सेंस सब लिखने की आवश्यकता होती है। किस तरीके से बोला जाएगा वो सब लिखा जाएगा। कई बार आपने कुछ उपन्यास पढ़े होंगे जो डायलॉग मेथड पर लिखे जाते हैं। तो प्लेटो का ग्रंथ संवाद शैली पर लिखा हुआ है। वहां पर सोक्रेटिस के टाइम में बहुत सारे विद्वान थे, जिसमें थ्रेसिमैकस, ग्लाउकन, पॉलेमार्कस, सिफालस, ये बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे जो न्याय, शक्ति, इन सब सिद्धांतों के बारे में, इन सब संकल्पनाओं के बारे में विचार करते थे। और सोक्रेटिस एक प्रकार से इन सभी विद्वानों का श्रेष्ठ विद्वान था। तो उस समय क्या होता था कि बुद्धिमत्ता के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती थी और सभी लोग अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते थे, उसको लिखा जाता था, और वो जैसे जैसे जो डायलॉग्स या जो स्क्रिप्ट बोली जाती थी उनके द्वारा, वो सब के सब लिपिबद्ध कर दी जाती थी। वही चीजें हमें रिपब्लिक में भी दिखाई देती हैं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको रिपब्लिक के बारे में, ये कोई प्रबंध ग्रंथ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिपब्लिक मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में उल्लेख करता है। रिपब्लिक मनुष्य के किसी एक क्षेत्र के बारे में उल्लेख नहीं करता। तो स्वभावतः ये एक सरल और सामान्य ग्रंथ है। इसे किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट विधा के व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो प्लेटो को सिर्फ मैं ही पढ़ता हूं। प्लेटो को पढ़ने के लिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, प्लेटो दर्शन के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, प्लेटो को जीव शास्त्री भी पढ़ रहे हैं, प्लेटो को भौतिक शास्त्री भी पढ़ रहे हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ प्लेटो में विद्यमान है। इसका मतलब है कि प्लेटो कोई प्रबंध ग्रंथ नहीं है। तो अब आप देखिए कि रिपब्लिक को अगर हमें पढ़ना है तो हमें अपने जहन में कितनी बातों को संजो करके रखना होगा, कितनी बातों को हम रख करके चलें कि प्लेटो का रिपब्लिक इस दिशा में जा सकता है। पहली बात तो हम ये सोच करके चलें, प्लेटो होलिस्टिक ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है, व्यक्तित्व की संपूर्ण विधा के बारे में जानना चाहता है। दूसरा, प्लेटो राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं करता, बल्कि राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप ही मान करके चलता है। तो आप अगर अपने दिमाग में ये बना लें कि वास्तव में राज्य वही है जो मैं हूं, मेरे अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है विशाल रूप में वही एक्टिविटीज राज्य के अंदर भी होगी, वही तरीके राज्य के अंदर भी होंगे। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो सैनिक राज्य हैं, वहां के लोगों की ज्यादातर प्रवृत्ति कैसी होगी? सैनिक प्रवृत्ति के होंगे, जैसे स्पार्टा प्लेटो के टाइम में हुआ करता था। कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां पर निरंकुशता विद्यमान होगी, तानाशाही विद्यमान होगी, तो वहां के लोगों की प्रवृत्ति भी ऐसी ही होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को पसंद करते हैं, तो वहां के लोग भी वैसे ही होंगे। तो ये बताया। तीसरी बात, आपको राज्य, जो राज्य श्रेष्ठ होगा, जहां सद्गुण का शासन होगा, वहां के व्यक्ति भी श्रेष्ठ होंगे, ये मान करके चलना है। पांचवी बात,
आदर्श राज्य के बारे में कल्पना करता है, और आदर्श राज्य वही है जहां सद्गुण प्रबुद्ध का शासन होता है। छठवीं संवाद के रूप में, और सातवीं, इन मूल्यों को अपने दिमाग में रखिए। ये संपूर्ण रिपब्लिक की विशेषताएं हैं, संपूर्ण रिपब्लिक के फीचर्स हैं। जब इन बातों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो प्लेटो के द्वारा दिए गए सभी सिद्धांत बड़े आसानी से हमको समझ में आएंगे। ठीक, अब प्लेटो की कुछ कमियां भी रही हैं, या प्लेटो के रिपब्लिक की कुछ कमियां भी रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटो का ग्रंथ सिर्फ व्यक्ति और राज्य के संबंध में एक ही विचार को ध्यान में रख करके चलता है, और वो होता है सद्गुण, बुद्धि। प्लेटो भावनाओं को, क्षुधा को, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा तरजीह प्रदान नहीं करता। प्लेटो हर राज्य को आदर्श राज्य बनाना चाहता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिटी ऑफ द हेवंस है, स्वर्ग का एक राज्य है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे, किस तरीके से वहां पहुंचा जा सकता है। प्लेटो ऐसे आधारों को बताता नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की और व्यवहारिक राज्य भी बताए, लेकिन व्यवहारिक राज्य से कैसे आदर्श राज्य तक पहुंचा जाए, इसके संबंध में प्लेटो ने कोई खास चिंतन नहीं किया। कौन से आधार हैं? इनफैक्ट व्यवहारिक राज्य को देखते हुए, या वर्तमान के व्यवहारिक राज्यों को देखते हुए, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में ही संशोधन करने की कोशिश की। सिर्फ यह कह देना कि आदर्श राज्य की कल्पना करके व्यवहारिक राज्यों को आगे बढ़ना चाहिए, यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है आदर्श राज्य को पहुंचने के लिए। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे आज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लोकतंत्र को अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन एक अच्छा शासन है। तो लोकतांत्रिक शासन में श्रेष्ठ शासन क्या है? गणतंत्र, रिपब्लिकनिज्म, फुल पार्टिसिपेशन, कॉन्शियस पार्टिसिपेशन, रीजनेबल पार्टिसिपेशन। तो इसको कैसे बढ़ा जाए, इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास हैं। तर्कसंगत चुनावों के माध्यम से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे हम उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन प्लेटो ने हमें यह बात नहीं बताई कि किस तरीके से कि व्यवहारिक और साधारण राज्यों को हम आदर्श राज्य की तरफ ले जा सकते हैं। ये एक कमी है प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि प्लेटो की तीन बातों में या तीन पार्ट में देख करके हमने प्लेटो की रिपब्लिक को सीखा। उद्देश्य क्या है, अच्छा व्यक्ति क्या है और अच्छा राज्य क्या है, इसका एनालिसिस करना है या इसको परिष्कृत करना है, इसकी खोज करना है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा राज्य अच्छा है। कैसे किया जाए उसके लिए प्लेटो ने बहुत सारे कैरेक्टर्स बताए अच्छे राज्य के और अच्छे व्यक्ति के। अच्छा व्यक्ति वही है जो सद्गुणी है। सद्गुणी व्यक्ति ही व्यापक होकर के अच्छा राज्य के रूप में दिखाई देता है। कुछ कमियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एक तरीके से हम प्लेटो को पढ़ने के लिए तैयार हो गए कि अब हम प्लेटो को पढ़ सकते हैं, प्लेटो को समझ सकते हैं। लेकिन रिपब्लिक से ही अगर हम एक प्रश्न बना लें, पहले प्लेटो को पढ़ने से पहले ही क्या सवाल बन सकता है, एक होलिस्टिक रूप में रिपब्लिक में क्या सवाल बन सकता है। और उत्तर प्रदेश कमीशन ने पूछा भी है ऐसे सवाल 2-3 बार। रिपब्लिक की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो
आपको जो मैंने 3 पार्ट में बांट करके बताया रिपब्लिक की विषय वस्तु को, यही 3 पार्ट में आपको उस आंसर को दे देना है। सबसे पहले प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य क्या है ये आप बताएंगे, और चूंकि ये विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा है तो प्लेटो की फीचर्स या उसकी रिपब्लिक की विशेषताएं क्या हैं ये आप बताएंगे। और तीसरे नंबर पर आप उसकी कमियां भी बताएंगे। अब आप कहेंगे कि कमियां क्यों बताएं, क्या कारण है कि हम कमियां बताएं? क्योंकि अभी तक हमने रिपब्लिक को व्यवहारिक धरातल में लेकर के नहीं देखा, तो वास्तव में कमियां हम इसलिए बता रहे हैं कि ये कमियां रह गई, इस कारण से प्लेटो की रिपब्लिक तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या प्लेटो जैसे कल्पना किए गए राज्य तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर प्लेटो ने इन कमियों को समाप्त कर दिया होता और हमें एक आधार दे दिया होता तो हम रिपब्लिक को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम चिंतन करते हैं प्लेटो के संबंध में कि प्लेटो कैसे रिपब्लिक में किन सिद्धांतों की चर्चा करता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि प्लेटो के ऊपर सुकरात का अच्छा खासा प्रभाव है। तो हमें यह देखना चाहिए सबसे पहले तो कि सुकरात का प्लेटो पर क्या प्रभाव है। जब हम इसको समझ लेंगे कि सुकरात के क्या क्या प्रभाव हैं, तभी प्लेटो के चिंतन को पढ़ना उचित रहेगा। फिर हम प्लेटो का चिंतन पढ़ेंगे, का चिंतन। और जब हम प्लेटो का चिंतन पढ़ लें तो फिर हम प्लेटो की वर्तमान प्रासंगिकता भी देखेंगे। वर्तमान प्रासंगिकता, क्योंकि कोई भी विचारक अगर वर्तमान में व्यवहारिक है तो कुछ ना कुछ तो रिलेवेंसी उसकी है, उस रिलेवेंसी को देखेंगे। प्लेटो की कमियों के बारे में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सुकरात का प्रभाव अगर देखा जाए तो कई क्षेत्रों में है, जैसे एक सिद्धांत सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो सुकरात से ग्रहण करता है। पहला सिद्धांत सद्गुण ही ज्ञान है, यहां से प्रश्न बनता है। दूसरा, वास्तविकता क्या है, व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता का सिद्धांत। तीसरा जो प्लेटो सुकरात से सीखता है वह है ज्ञान का सिद्धांत। और चौथा, लोकतंत्र के प्रति ईर्ष्या। मैं यहां ईर्ष्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वैसे आप यह भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र से दुराव। लोकतंत्र से दुराव, ये 4 बड़े कंसेप्ट जो प्लेटो सुकरात से सीखता है। इसके बाद प्लेटो अपना चिंतन देता है कि इनको ध्यान में रखते हुए ही प्लेटो अपना चिंतन देता है। अब उस चिंतन के बारे में मैं आपको बताऊं। प्लेटो के चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्याय। तो सबसे पहले हमें न्याय को ध्यान में रखना चाहिए। न्याय को प्राप्त करने के लिए ही प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करता है। आदर्श राज्य, राइट। तो दूसरा टॉपिक हमारा हो गया आदर्श राज्य। आदर्श राज्य तभी स्थापित किया जा सकेगा जब दार्शनिक शासन होगा।
दार्शनिक शासन या शासक दार्शनिक होंगे, क्योंकि जो दार्शनिक होगा वही बुद्धि से शासन करेगा, और जो बुद्धि से शासन करेगा वही राज्य आदर्श होगा, और जो आदर्श राज्य होगा वही न्याय को स्थापित कर सकेगा। इस दार्शनिक शासक को स्थापित करने के लिए प्लेटो दो तरीके की व्यवस्थाएं करता है। एक तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही सद्गुणों का प्रस्फुटन करती है, शिक्षा ही व्यक्ति के अंदर निहित आत्म तत्व को उजागर करती है। इसलिए बिना शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक फिलॉसफर नहीं बन सकता, और कोई भी व्यक्ति इतना अपने मस्तिष्क को इतना परिष्कृत नहीं कर सकता कि वो शासन करने के योग्य हो जाए। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्लेटो में। दूसरा है साम्यवाद। साम्यवाद प्लेटो का एक अलग प्रकृति का है। इससे बिल्कुल आप ध्यान रखें कि ये मार्क्स का साम्यवाद या आधुनिक साम्यवाद नहीं है कि आप मार्क्स या लेनिन या रोजा लग्जमबर्ग या हन्ना अरेंट से इसकी तुलना करना शुरू कर दें। प्लेटो का साम्यवाद एक अलग प्रवृत्ति का है। एक शब्द में कहा जाए तो व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले बाह्य विकारों को दूर करना, यह प्लेटो का साम्यवाद है। जैसे आप देखिए कि अगर कोई सामान, कोई हीरा, डायमंड अगर नाली में गिर जाता है, कचड़े में गिर जाता है, तो उस डायमंड में गंदगी लग जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डायमंड को आप उठाएंगे नहीं, अगर उसमें गंदगी लग गई है तो वो हीरे को तो आप उठाएंगे, लेकिन उठा करके गंदगी के साथ ही आप अपनी जेब में नहीं रख लेंगे या अपने घर में नहीं रख लेंगे। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि आप उस गंदगी को हटाएंगे, राइट? फिर आपने उस हीरे को ले लिया। अब अगर हीरा वो कच्चा है, परिष्कृत नहीं किया गया है, तो उसको परिष्कृत किया जाएगा। बहुत सारी लेबोरेटरीज में वो परिष्कृत होता है। तो शिक्षा एक तरीके से उस हीरे को परिष्कृत करने का साधन है, और साम्यवाद उसके ऊपर लगी हुई गंदगी को समाप्त करने का एक साधन है। प्लेटो एक प्रकार से यह बताने का प्रयास करता है कि मानो मस्तिष्क में समग्र कुछ निहित है, हमारे इस मस्तिष्क में सब कुछ निहित है। बस क्या हुआ है कि इस संपूर्ण के ऊपर कुछ डस्ट जम गई है। तो एक शिक्षक या एक फिलोसोफर उस डस्ट को हटा करके मानो मस्तिष्क को परिष्कृत करेगा। तो डस्ट को हटाना साम्यवाद का काम है, लगी हुई गंदगी को समाप्त करना साम्यवाद का काम होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि प्लेटो ने जिसे गंदगी माना है, हम उसे आज नहीं कह सकते, इसलिए प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की जाती है। प्लेटो मान करके चलता है कि संपत्ति और परिवार मनुष्य के लिए सबसे बेकार चीज है। संपत्ति और परिवार ने ही वास्तव में मानव मस्तिष्क को वितीर्ण कर दिया है, मानव मस्तिष्क को या मनुष्य को अपने वास्तविक कार्यों से विरत कर दिया है, अलग कर दिया है। इसलिए प्लेटो संपत्ति के संकेंद्रण पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। इनफैक्ट जो शासक हैं उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मानव मस्तिष्क को परिष्कृत करती है। तो एक तरीके से आपको देखना है कि प्लेटो का लक्ष्य है जस्टिस। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदर्श राज्य अनिवार्य है। इस लक्ष्य आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए दार्शनिक शासक अनिवार्य है, और दार्शनिक शासक को बनाने के लिए शिक्षा और साम्यवाद। निगमनात्मक पद्धति स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊंगा कि निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, आगमनात्मक पद्धति क्या होती है। यहां आप देखिए कि पहले लक्ष्य है, प्लेटो जो कि निगमनात्मक पद्धति का पिलर है, पहले लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है, उस साधन को प्राप्त करने के लिए दूसरा साधन है, धीरे धीरे धीरे। तो अब आप यहां जानिए कि निगमनात्मक पद्धति होती क्या है।
निगमनात्मक पद्धति जो अध्ययन की एक कला है, उस कला में सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और फिर हम उस लक्ष्य के लिए संसाधनों को इकट्ठा करते हैं। राइट? जैसे हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हमें सद्गुण का परिष्करण करना है। अब सद्गुण को कैसे परिष्कृत किया जाएगा, उसके लिए हम संसाधन ढूंढेंगे। जैसे हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हमें न्याय की स्थापना करना है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि साहब ये न्याय है क्या, व्हाट इज जस्टिस। जब हमें यह पता चल जाएगा न्याय क्या है, तो फिर हम जानेंगे कैसे स्थापित किया जाता है। तो पता चलेगा आदर्श राज्य ही इसके लिए आवश्यक है, तो हम आदर्श राज्य को ढूंढेंगे कि ये कैसे बनाया जाएगा। अब पता चलेगा कि साहब आदर्श राज्य बनाना है तो दार्शनिक शासक चाहिए, तो फिर हम दार्शनिक शासक को ढूंढेंगे कि ये कैसे बनेगा। जब हम दार्शनिक शासक को बनाएंगे तो पता चलेगा कि इसके मस्तिष्क में सब कुछ निहित है, उसको परिष्कृत करना है, तो हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि साहब इसके बाहरी आवरण में ऐन्द्रिक प्रभाव है, साम्यवाद के द्वारा उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो यह प्लेटो का चिंतन है, और जब हम इस प्लेटो के पूर्व चिंतन को, संपूर्ण चिंतन को देखेंगे, तो हमें एक आधार चिंतन दिखाई देगा प्लेटो का, और वो आधार चिंतन है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसी को त्रिगुटता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी में वो व्यक्ति के अंदर निहित गुणों के बारे में बात करेगा कि व्यक्ति के अंदर वास्तव में क्या क्या है। ठीक है ना? तो इन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि त्रिगुटता क्या है, जिसको वो कहता है त्रिगुटता, या इसी को राज्य व्यक्ति का बृहद रूप भी कहा जाता है। व्यक्ति का बृहद रूप है। त्रिगुटता मतलब जो प्लेटो कहता है कि मानो मनुष्य के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, एक तो क्षुधा, एक शौर्य और एक विवेक। यही त्रिगुटता है। इनका पहले अध्ययन किया जाए, और यही मानव के क्षुधा, शौर्य और विवेक आगे बढ़ करके राज्य के रूप में यही उत्पादक वर्ग में तब्दील हो जाते हैं, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग में। क्षुधा व्यापक रूप में समाज में उत्पादक रूप धारण कर लेती है, शौर्य समाज में सैनिक रूप धारण कर लेता है, और विवेक समाज में शासक रूप धारण कर लेता है। तो व्यक्ति के अंदर निहित ये तीनों गुण ही वास्तव में राज्य में व्यापक होकर के उत्पादक, सैनिक और शासक का रूप धारण कर लेते हैं। पूरा का पूरा प्लेटो इसी त्रिगुटता के सिद्धांत पर निहित है। तो सबसे पहला काम हमें यह समझना आवश्यक होगा। तो अब आप ये देखिए कि प्लेटो के पूरे चिंतन को पढ़ने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांट लिया। पार्ट ए, जिसमें हम सबसे पहला काम करेंगे कि प्लेटो के ऊपर सुकरात के प्रभाव को पढ़ेंगे। पार्ट बी, जिसमें हम त्रिगुटता के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और फिर हम पार्ट सी, जिसमें हम प्लेटो के न्याय, आदर्श राज, दार्शनिक शासक, शिक्षा और साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। ये आपका प्लेटो है। इतनी बातें हमें प्लेटो के संबंध में पढ़नी है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा प्लेटो के ऊपर सुकरात का प्रभाव। ठीक, इस पर हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेटो के ऊपर सुकरात का प्रभाव। क्या क्या सुकरात का प्रभाव है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो के ऊपर सुकरात के 4 सिद्धांत प्रभाव डालते हैं,
उनमें से पहला सिद्धांत है सद्गुण ही ज्ञान है, फिर वास्तविकता का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति गुरेज या उसका विरोध। पहला सिद्धांत है सद्गुण ही ज्ञान है। ये पूरी तरीके से दार्शनिक प्रवृत्ति की स्थितियां आपको दिखाई देंगी। यहां पर सद्गुण ही ज्ञान है, ये पहला सिद्धांत आप देखें। इस सिद्धांत में अगर हम इसका अध्ययन करना शुरू करें तो सबसे पहले ये जाना जाए कि क्या है सद्गुण ही ज्ञान है। क्या सुकरात से उसने ग्रहण किया प्लेटो ने और अपने दुखद राजनीतिक अनुभवों को इस सद्गुण में समावेश किया और इसके बाद इसके परिष्कृत करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए इसने एकेडमी की स्थापना की। और एकेडमी का एक तरीके से प्रमुख लक्ष्य ही यही था कि सद्गुण ही ज्ञान है की खोज किया जाए। सद्गुण क्या है, जैसे इस शब्द में ही नजर आ रहा है, सद्गुण ही ज्ञान है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज नॉलेज, प्रश्न तो यही आ रहा है, व्हाट इज नॉलेज, और आप उत्तर दें कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, तो तुरंत प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्हाट इज वर्च्यू। अब यह प्रश्न बना, तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या रखा प्लेटो ने, व्हाट इज नॉलेज, और जवाब आया वर्च्यू इज नॉलेज। तो फिर सवाल बना कि व्हाट इज वर्च्यू, सद्गुण क्या है। तो प्लेटो बताता है कि संसार में बहुत सारे वस्तुपरक सत्य है, हर वस्तु का अपना एक सत्य है, और जो व्यक्ति उस सत्य को पहचान लेता है वही व्यक्ति सद्गुणी है। बस उस सत्य को पहचानने के लिए वास्तविकता यह है कि ना तो व्यक्ति अपने ऐन्द्रिक ज्ञान से उस सत्य को पहचान सकता है, ना अपने अनुभव से उस सत्य को पहचान सकता है, बल्कि सत्य को पहचानने के लिए व्यक्ति के अंदर बुद्धि और तर्क का होना अनिवार्य है। तो सत्य वही है जिसको बुद्धि और तर्क के द्वारा पहचाना जाता है। यहां आप ध्यान रखिए, सद्गुण का एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो बताता है कि वस्तुपरक सत्य, परक सत्य, इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु में एक सत्य है। वस्तु को तो इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, इंद्रियों से पहचान सकते हैं, लेकिन उसके अंदर निहित सत्य को हम इंद्रियों से नहीं पहचान सकते हैं। जैसे आप देखिए कि आपने देखा पानी, किसी भी बोतल में पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है, और आपसे किसी ने पूछा है क्या है, तो आपने कह दिया पानी है, क्योंकि वो दृश्य है, आप आंखों से देख रहे हैं, आंखें इंद्रियां हैं आपकी, और इंद्रियों से आपने तुरंत बता दिया कि साहब वो तो पानी है। लेकिन क्या वास्तव में वो पानी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे तो बर्फ हो जाएगा। तो दूसरा कहेगा साहब आप तो कह रहे थे कि पानी है, लेकिन ये तो बर्फ है। ठीक, उसी को आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाएंगे तो वो वाष्प बन जाएगा। तो कहां सत्य है? तो जिस रूप में आपने देखा था वो रूप पानी था, लेकिन वास्तव में वो पानी था
ये कह पाना बहुत मुश्किल है। फिर हमने तर्क लगाया साहब, और तर्क के द्वारा हमें यह पता चला कि जब ये सामान्य तापमान में रहता है तब ये पानी है, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तो यही वाष्प बन जाता है, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है तो यही, या उससे नीचे पहुंच जाता है तो यही बर्फ बन जाता है। तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है कि ये पानी है, ये बर्फ भी है, ये वाष्प भी है। तो फिर पानी का सत्य चरित्र क्या है? हमसे अगर कोई पूछे कि वास्तव में पानी किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर, ये तो जब हम परिष्कृत करेंगे, देख के मात्र ही हम ये नहीं बता पाएंगे। फिर हमने अपना बुद्धि लगाई, ज्ञान लगाया, तर्क लगाया, और हमने सोचा कि क्या ऐसा लक्षण है, कब तक हम इसे पानी कहेंगे। तो हमें पता चला लिक्विडिटी, इसकी तरलता, जब तक ये तरल रहता है तब तक हम इसे पानी कहते हैं, और जब ही ये तरल नहीं है, वाष्प बन गया या ठोस बन गया, तो ये पानी नहीं है। इसका मतलब है कि पानी एक ऐसा द्रव्य है जो तरल है, द्रव्य में रूप में रहेगा तभी ये। एक जानकारी हमें प्राप्त हो गई, धीरे धीरे हमने उसको और परिष्कृत किया, और हमें बहुत सारी जानकारियां उसको मिलती गई। मैं ये नहीं कह सकता है कि अभी पानी के संबंध में हम सब कुछ जान गए, लेकिन जितना हम सिर्फ इंद्रियों से जान रहे थे उससे कहीं ज्यादा हम जान गए। राइट? इंद्रियों से हमें प्राथमिक अनुभूति मूलक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन बुद्धि से हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्लेटो कहता है कि प्रत्येक वस्तु में एक सत्य निहित होता है, लेकिन उस सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। उस सत्य को सिर्फ ऐन्द्रिक ज्ञान के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता। उस सत्य को केवल बुद्धि संगत और तर्क संगत ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है। बुद्धि संगत एवं तर्क संगत ज्ञान। राइट? अब जिस व्यक्ति के पास इस बुद्धि और ज्ञान के प्रयोग का जितना क्षमता होगी, जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रयोग करेगा, उतना ही वो उस सत्य को पहचानता चला जाएगा। लगभग पूर्ण रूप में या पूर्ण सत्य को पहचानने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति उस वस्तु के पूर्ण सत्य को पहचान लेगा, वही सद्गुणी है। ठीक? वही व्यक्ति कौन है? सद्गुणी। ठीक? अब जैसे आप देखिए कि साहब, अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते साहब हम ऐसा स्थिति है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो गया है। तो क्या हम बीमारी के बारे में जान रहे होते हैं कि हमें कौन सी बीमारी होती है? अगर हम जान रहे होते तो हम मेडिसिन लेकर के और खुद खा करके और ठीक हो जाते, लेकिन नहीं जान रहे होते हैं, इसलिए हम हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी के पास जाते हैं। और वो कौन है? वह चिकित्सक। लेकिन क्या वो चिकित्सक हमारे शरीर के बारे में संपूर्ण रूप से जानता है? नहीं जानता है। कई बार वो कहता है कि साहब बीमारी मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको रेफर कर देता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास, और आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर दूसरा अपेक्षाकृत ज्यादा इंटेलिजेंट उसी के पास तो रेफर करेगा। तो दूसरे के पास गए, उसने देखा, उसने पहचाना, फिर वो कहता है नहीं साहब मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करो कि आप ये टेस्ट करवा लो, आप वो टेस्ट करवा लो। तो मशीनों के द्वारा 50 तरीके के आपके टेस्ट हुए, तब जाकर के पता चला कि आपको ये बीमारी है। ठीक? अब इलाज करना शुरू किया, तो क्या इलाज करने से वो बीमारी
ठीक ही हो जाएगी इसकी गारंटी वो चिकित्सक ले लेता है? नहीं ले पाता। इसका मतलब है वो चिकित्सक भी नहीं जान रहा है पूर्ण तरीके से कि शरीर में वास्तव में दोष है क्या। कई बार ऐसा हो जाता है कि चिकित्सक के ना पहचानने के कारण से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो शरीर के अंदर विद्यमान संपूर्ण विकारों के संबंध में क्या चिकित्सक जान पा रहा है? नहीं जान पा रहा है। इसका मतलब है कि शरीर की जो फिजियोलॉजी है, उस संपूर्ण फिजियोलॉजी ट्रुथ को एक चिकित्सक नहीं पहचान पा रहा है। इसीलिए तो वो बीमार की मृत्यु हो जाती है या वो ठीक नहीं हो पाता है, पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता है वो कौन हो गया? तो हम उसके पास अगर जाएं और हमें पता चल जाए कि ये सब कुछ जान रहा है, इसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, तो उसको क्या कहना चाहिए? सद्गुणी। अब वास्तविक अधिकार उस बीमारी को दूर करने का किसके पास हो गया? जो व्यक्ति पूर्ण जानकर है, जो व्यक्ति सद्गुणी है। इसी तरीके से आप देखिए, अब इसको राजनीति या शासन के दृष्टिकोण से देखें। एक शब्द में मैं यहां पर बताऊं आपको, प्रत्येक वस्तु का अपना एक सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ये पेन है या एक प्लास्टिक का टुकड़ा। जब ये कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ था, अननोन व्यक्ति जो नहीं जानता इसके बारे में, सड़क में पड़ा हुआ है, उठा करके देखेगा, पता नहीं क्या है, प्लास्टिक का एक टुकड़ा, इतना ही तो बताएगा। अगर इसी को मैं उठाऊंगा, अरे ये तो मार्कर है, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है, फिर और ज्यादा, अरे साहब ये तो ऐसे, ये इस बोर्ड में काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो हमसे जो ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, वो उसके बारे में उतना ही जानता चला जाएगा। तो एक शब्द में कहा जाए कि प्रत्येक वस्तु के अंदर एक सत्य निहित है। बस उस सत्य की पहचान उसी व्यक्ति को होती है जो तर्क का प्रयोग करता है। अब सब कुछ आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। तर्क का प्रयोग करना है तो शिक्षा की आवश्यकता होगी, तर्क का प्रयोग करना है तो बुद्धि की आवश्यकता होगी, और जब हम तर्क और बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो निरंतर परिष्कृत होते चले जाएंगे, और जब हम परिष्कृत होते चले जाएंगे तो हम सद्गुण की तरफ जाएंगे। सो व्हाट इज द रियल नॉलेज? वर्च्यू इज द रियल नॉलेज, राइट? वर्च्यू इज द रियल नॉलेज। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से इस सत्य को समझने का प्रयास किया जाए। प्लेटो ने इस सत्य के बारे में बताया कि जब हम सद्गुण को प्राप्त कर लें, सद्गुण, तो वास्तव में यही सद्गुण शासन का भी आधार होता है, यही सद्गुण पारस्परिक सहयोग का भी आधार होता है। साधारण भाषा में आप समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जहन में सहयोग का कोई लेस मात्र नहीं होता है। अगर आप बहुत कष्ट में होंगे तभी वो आपको सहयोग करने वाले नहीं है, इसलिए सहयोग वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सद्गुण या बुद्धि की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं पहचान पाए हैं कि समाज का आधार वास्तव में सहयोग है। यदि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं तो समाज कैसा हो जाएगा? वो बिखर जाएगा। तो जो व्यक्ति ये जान लेता है कि समाज का आधार सहयोग है, वो व्यक्ति आगे बढ़ करके सहयोग करने के लिए प्रेरित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, व्यक्तिपरक होते हैं, आत्मपरक होते हैं। धीरे धीरे समाज भी उनका सहयोग करना बंद कर देता है और वो एकांगी भाव में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में सद्गुण को प्लेटो ने
दो मूल्यों का या दो कारणों का आधार माना है। प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है, ठीक है ना। गवर्निंग इज अ आर्ट। शासन एक कला है और यह कला ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। वही व्यक्ति शासन का संचालन कर सकता है जिसके पास यह कला है। तो यहां आप समझिए कि शासन कला है जो किस पर निर्भर है? ज्ञान पर निर्भर है। अब जिस व्यक्ति के पास में जितना ज्ञान होगा इसका संचालन उतना ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। और मैंने बताया आपको सद्गुण एक एब्सोल्यूट नॉलेज है जहां व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो यदि यह ज्ञान सद्गुण ज्ञान होगा तो उसकी शासन करने की कला कैसी होगी? सबसे श्रेष्ठ होगी। तो जब यह सद्गुण ज्ञान है तो इसके ऊपर क्या कोई प्रतिबंध होना चाहिए? क्या इस सद्गुणी ज्ञान को परंपराओं के आधार पर शासन करना चाहिए? क्या इस सद्गुणी ज्ञान को नियम और कानून के आधार पर शासन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह खुद का सद्गुणी है और पूर्ण कला के बारे में परिचित है। शासन की पूर्ण कला, यही तो प्रबुद्ध है, यही तो प्रबुद्ध है। इसी को तो प्लेटो एनलाइटेंड कहता है और कहता है यही निरंकुश है। इसे किसी भी रीति रिवाज, परंपराओं, कर्म कांडों से कोई वशीभूति प्राप्त नहीं है। यह निरपेक्ष ज्ञान के माध्यम से शासन करता है। तो एक तो अगर हमें अच्छे शासन की स्थापना करना है तो सद्गुण उसके लिए अनिवार्य है। दूसरी बात प्लेटो बताता है कि समाज का निर्माण पारस्परिक सहयोग से चलता है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर सहयोग नहीं है तो समाज का संचालन हो पाना संभव, समाज बिखर जाएगा। और सहयोग भी कौन करेगा? हमें अगर समाज के लिए सहयोग आवश्यक है, सहयोग के लिए भी ज्ञान आवश्यक है, नॉलेज। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होगा तो मैं दूसरे का सहयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सोच लूंगा कि क्यों मैं इसका सहयोग करूं, क्या जरूरत है। दो राहगीर एक ही रास्ते में जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी है, तीसरा कोई नहीं है, ऐसे आप समझिए। अब एक राहगीर को भूख लगी और वो रास्ते में खाना खाना शुरू कर दिया, दूसरा बैठा है भूखा वो भी है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ था उसने खुद खा लिया और दूसरे को कुछ नहीं दिया। फिर आगे बढ़े, दोनों आगे चले तो जो भूखा था वो धीरे 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 त्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब उसके पास जो मृत्यु हुई उसके पास पीने के लिए पानी तो था, तो अब मृत्यु हो गई, उसने दूसरे ने उसको भोजन नहीं दिया, सिर्फ पानी से वो नहीं चल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जिसके पास भोजन था वो आगे और बढ़ता गया थोड़ा देर, अब आगे चल करके उसको प्यास लगी, लेकिन पानी तो था नहीं। अब स्वभावतः उसकी भी क्या होगी, उसको भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है उसको भी मृत्यु का सामना करना पड़े। लेकिन अगर उसने कुछ भोजन दूसरे को भी दे दिया होता और दूसरे ने कुछ पानी पहले को भी दे दिया होता तो दोनों की यात्राएं लंबी हो सकती थी, आगे बढ़ सकते थे। तो मानव समाज सहयोग पर आधारित है, लेकिन
समस्या यह है कि किस व्यक्ति की आवश्यकता है और किसकी नहीं है, ये लोग पहचान नहीं पाते। इनफैक्ट यहां पर कि आवश्यकता के आधार पर ही सहयोग को देखना शुरू कर देते हैं, जबकि सहयोग का आधार आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना है, कोऑपरेशन इज नॉट डिपेंड्स ऑन मेयरली नीड। सहयोग का आधार आवश्यकता मात्र नहीं है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन सहयोग का आधार ज्ञान मात्र है, यह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से हमें आवश्यकता की अनुभूति होती है कि इसकी हमें आवश्यकता। ज्ञान नहीं होगा तो हमें आवश्यकता की अनुभूति नहीं हुई। उन दोनों राहगीरों को ज्ञान नहीं था, इसलिए तो आवश्यकता की अनुभूति नहीं हुई। ज्ञान से ही आवश्यकता की अनुभूति होती है और ज्ञान ही सहयोग का आधार है। तो अगर हमें समाज को बिल्ड करना है तो क्या होना चाहिए? ज्ञान। और अगर यही ज्ञान सद्गुण ज्ञान हो तो समाज में सहयोग भी कैसा रहेगा? प्लेटो कहता है कि राज्य की पहचान या व्यक्ति की पहचान राज्य से होती है। इसलिए तो उसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ध्यान रखना है, व्यक्ति की पहचान किससे होती है? राज्य से। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान का एक व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में है और वो बताता है कि मैं हिंदुस्तान का हूं, तो सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में यह बात कौंध जाती है कि यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित होगा, ठीक, पीसफुल कोऑपरेशन पर आधारित होगा। तो उसका नॉलेज था, तब तो वो पहचान पाया। तो सद्गुण ज्ञान सहयोग का भी आधार होता है। अगर इसी व्यक्ति को जो सद्गुण ज्ञान धारण करता है यही शासक है तो समाज कैसा होगा? इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, जैसा राजा वैसी प्रजा, और जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर राजा नृशंस है, हत्यारा है, कुकृत्य करने वाला है, तो प्रजा भी कैसी होगी? भ्रष्ट। हिंदुस्तान में ये चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है, घनानंद बेसिकली भ्रष्ट राजा हुआ करता था। तो घनानंद के जमाने की प्रजा भी कैसी थी? भ्रष्ट थी। वहीं पर आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के जमाने की प्रजा को देख लीजिए, तो नैतिक, सौहार्दपूर्ण, सहयोगपूर्ण, सहवर्तन मूलक प्रजा वहां की होती थी। तो राज्य जैसा है, प्रजा भी अर्थात व्यक्ति भी कैसा होगा? वैसा ही होगा। तो राज्य को हमेशा सद्गुण पर आधारित होना चाहिए, राजा को हमेशा सद्गुण पर आधारित होना चाहिए। प्लेटो ने अपने सद्गुण के इंप्लीकेशन को दो जगह बता दिया और बताया कि सद्गुण है तो शासन अच्छा संचालित होगा, सद्गुण है तो समाज में पारस्परिक सहयोग विकसित होगा। अब देखिए, सद्गुण ही ज्ञान है, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो शासन उद्देश्य है और एक पारस्परिक सहयोग उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि यह सद्गुण ही ज्ञान है कि क्या क्या फीचर्स निकल करके आए, इसका जो अर्थ हमने समझा उससे क्या क्या विशेषताएं निकल करके आई। दो सिद्धांत मैंने आपको बताए जिनका आधार सद्गुण है। एक तो शासन, जो कि पहला सिद्धांत है, और दूसरा सहयोग, और इन दोनों का आधार है सद्गुण ज्ञान। सद्गुण, वर्चू नॉलेज, राइट। अब वैसे तो प्लेटो यह कहना चाहता है कि
मुख्य तो शासन है। अगर सद्गुण ज्ञान के आधार पर शासन संचालित किया जाता है तो सहयोग अपने आप आ जाएगा। या हम इसी को ऐसे भी कर देते हैं कि समाज में यदि हमें सहयोग स्थापित करना है तो शासक सद्गुणी होना चाहिए, शासक सद्गुणी हो, ताकि समाज में वो ठीक ढंग से सहयोग को स्थापित कर सके। इसलिए प्लेटो के इस चिंतन में यह कहा जा सकता है कि दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत की प्रमेय है, या ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, जो किस पर आधारित हैं? सद्गुण पर आधारित हैं। ठीक, पहली विशेषता आपकी निकल करके आई। दूसरी विशेषता है, इसी से स्पष्ट हो जा रही है कि सत्य वास्तविक होता है। ट्रुथ इज रियल, यह बात आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक क्या है? सत्य। इस पर आगे चल करके हम जो एक वास्तविकता का सिद्धांत है वहां पर और समझने को यह मिलेगा। जैसे आप देखिए कि हमारे शरीर में इच्छाएं होती हैं और हमारे अंदर सत्य भी निहित होता है। कई बार क्या होता है कि हम इच्छाओं पर आ जाते हैं और वही काम करना शुरू कर देते हैं जो हमारी इच्छा कहती है। सत्य को हम ध्यान में नहीं रखते तो विकृति पैदा होने लगती है, लेकिन उससे सत्य नहीं बदलता है। मेरे कहने का आशय यह है कि सत्य वास्तविक होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, क्षणभंगुर नहीं होता। हो सकता है कभी इच्छाएं उस सत्य का अनुभूति ना कर सकें और कभी वो इच्छाएं उस सत्य की अनुभूति कर लें। तो इच्छाएं सत्य से परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन सत्य इच्छाओं से परिवर्तित नहीं हो सकता। यह बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सत्य इसी से निकल करके आई, सत्य व्यक्ति की इच्छाओं को परिवर्तित कर सकता है, किंतु इच्छाएं सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। इसलिए सत्य निरपेक्ष है, वास्तविक है। चौथी बात, सद्गुण ही मनुष्य और मनुष्य के बीच अच्छे सहयोग को निर्धारित करता है। उस अर्थ से यह बात भी स्पष्ट होकर के आई। पांचवी बात, कार्य का विशेषीकरण। जैसे मैंने आपको बताया कि एक चिकित्सक जैसे परिष्कृत होता चला जाएगा, वैसे ही वो सद्गुण की तरफ बढ़ेगा। एक शिक्षक जैसे परिष्कृत होता चला जाएगा, वो वैसे ही अच्छी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हर व्यक्ति स्पेशलाइजेशन की, इसी तरीके से शासन एक कला है, और जो व्यक्ति सद्गुण के आधार पर शासन करेगा वही विशेषीकृत होगा। तो प्लेटो के सद्गुण ही ज्ञान है सिद्धांत में विशेषीकरण को भी तरजीह प्रदान की गई है, स्पेशलाइजेशन को भी तरजीह प्रदान की गई है। तो आपने देखा कि 5 खास विशेषताएं हैं प्लेटो के सिद्धांत में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सत्य को दिया जाता है। इच्छाएं सत्य के अनुकूल परिवर्तित होंगी, लेकिन सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकेंगी। सद्गुण ही के आधार पर ही सहयोग का विकास हो सकेगा, और जो व्यक्ति सद्गुण का विकास करेगा वास्तव में वही व्यक्ति स्पेशलाइजेशन की तरफ या कार्य विशेषीकरण की तरफ बढ़ेगा। तो ये अर्थ हुआ और ये विशेषताएं हुई सद्गुण ही ज्ञान है की। अब बात आती है कि जब इतना महत्वपूर्ण और तर्कसंगत सिद्धांत है तो क्या ये वर्तमान में रिलेवेंट है? क्या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है या नहीं है? इसके बारे में विचार किया जाए। देखिए, जब भी हम किसी भी सिद्धांत की रिलेवेंसी के बारे में देखें तो हमें यह बात तो पता होनी ही चाहिए कि आखिर वो सिद्धांत क्या है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। क्योंकि जब रिलेवेंसी आपको दिखाना है तो उसकी वस्तु स्थिति के बारे में, तो अब हमने ये तो जान लिया कि सद्गुण ही ज्ञान क्या है,
इस सिद्धांत के कैरेक्टर्स क्या है, इस सिद्धांत का लक्ष्य क्या है। अब वर्तमान के सर्कमस्टांसेस के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिलेवेंसी को बता पाएंगे। हमने देखा कि प्लेटो के सद्गुण सिद्धांत में मुख्यतः जो ध्यान दिया गया है वो शासन और सहयोग, ठीक, इनको बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब आजकल के शासन और सहयोग में, या एक और आप ध्यान रखिए, विशेषीकरण, तीसरा स्पेशलाइजेशन, ये तीन बातें हमें प्लेटो के सद्गुण से पता चलती हैं। अब वर्तमान में या आधुनिक युग में क्या इनके संबंध में कोई विचार आ रहा है? अगर आप पहुंचे गुड गवर्नेंस के पीरियड में, सुशासन प्रणाली में, तो ये सुशासन में स्पेशलाइजेशन है, कार्य विशेषीकरण है, सुशासन के अंदर सहयोग की प्रवृत्ति है, सुशासन में शासन बुद्धि के आधार पर, नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, इस बात को भी प्रवेश औचित्यपरक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुशासन महज एक विधि का शासन नहीं है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा रही है आजकल कि वो अपने हुनर और अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल काम करे। तो अब वर्तमान में अगर हम इसकी रिलेवेंसी देखें तो एक मैं आपको विद्वान बताऊंगा, डेविड ईस्टन का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद बेसिकली, उत्तर व्यवहारवाद क्या होना चाहिए के सूत्र पर आधारित है। डेविड ईस्टन कहता है कि नॉलेज इज इंप्लीकेशन ऑफ रीजन। हमारे अंदर जो तर्क उत्पन्न होता है, हमारे पास जो विवेक है, उसी विवेक का जब हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो वही ज्ञान है। अब मान लीजिए कि मेरे अंदर राजनीति विज्ञान के बारे में अगर कुछ ज्ञान है और उसका मैंने प्रयोग करके विद्यार्थियों में करना शुरू कर दिया, तो वो हो गया ज्ञान। नॉलेज इज इंप्लीकेशन ऑफ रीजन, ठीक। अब दूसरी बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान का प्रयोग समाज को समुचित रूप से विकसित करने के लिए करना चाहिए। डेविड ईस्टन का कहना है कि समाज के लिए समुचित उद्देश्यों को निर्धारित करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करना ही वास्तव में अच्छे ज्ञान की उपयोगिता होती है। तो उत्तर व्यवहारवाद में हम अच्छे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ऐसा ही तो प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने क्या कहा था? ज्ञान को निरंतर परिष्कृत करके सद्गुण को प्राप्त किया जाए और सद्गुण के माध्यम से शासन किया जाए। बात सही आई? तो डेविड ईस्टन जो आधुनिक विचारक है वो किससे प्रभावित हुआ नजर आता है? ईस्टन से, वो प्लेटो से। आज के वर्तमान में सुशासन प्रणाली में देखिए आप इसका प्रयोग। विश्व बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट जारी करी थी, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, और वहां पर उसने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया था। उस गुड गवर्नेंस में उसने कहा था कि सुशासन सामर्थ्य निर्माण एवं सत्ता प्रयोग का ऐसा तरीका है जो सामाजिक आर्थिक संसाधनों के साथ
देश के सभी कार्यक्रमों का कुशल प्रबंधन करता है। कुशल प्रबंधन, कुशल प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? विशेषीकरण पर निर्भर करता है, एक्सपर्टाइजेशन पर। तो आज का जो सुशासन है वो विशेषीकरण की मांग करता है। अब जो व्यक्ति जिस विधा का धनी व्यक्ति है, जिस बारे में वो जान रहा होता है, उस विधा पर ही उसे काम करना चाहिए। इसलिए आज के अगर आप डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे तो उसमें इस बात का कंसेप्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल कार्य मिलना चाहिए। और आज हम आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में प्रवृत्ति के अनुकूल काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके बारे में प्लेटो आज से कितने साल पहले कह चुका था। 340 ईसा पूर्व प्लेटो ने इस बारे में बता दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही वो काम करे। ठीक, प्लेटो के सिद्धांत से हमें पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है, सहमति मूलकता नजर आ रही है, उत्तरदायित्व है, अनुक्रियाशीलता है, समावेशिता है, प्रभाविता है, ये सब कुछ बढ़ रहे हैं। यही तो आज के सुशासन के आधार हैं। इसका मतलब है कि प्लेटो के सद्गुण ही ज्ञान है का सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस तरीके की स्थितियां यहां पर पहुंचती हैं। तो प्लेटो से कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि सद्गुण ही ज्ञान है, टिप्पणी करने के लिए आता है। तो आपको अगर ये टिप्पणी करने के लिए आए तो इसी बात को आप स्पष्ट कर दीजिए, यहां तक टिप्पणी करने के लिए आता है। अगर या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, सद्गुण ही ज्ञान है, मत पर टिप्पणी कीजिए और बताइए कि किस प्रकार से यह वर्तमान में प्रासंगिकता धारण करता जा रहा है। तो आपको वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता, इसके सिद्धांतों की वर्तमान प्रासंगिकता आप डेविड ईस्टन को कोट कर सकते हैं और गुड गवर्नेंस के लक्ष्यों को भी आप यहां पर कोट करके लिख सकते हैं अपने उत्तर को। तो ये हमारा प्लेटो के सद्गुण ज्ञान का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत होगा जो वास्तविकता का सिद्धांत है, जिस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, वास्तविकता और ज्ञान के सिद्धांत पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।